गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 5। अभी तक हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय, जिसे हम द एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी पुस्तक में 1.3 में दिया हुआ है, तो इसे अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिसे हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के नाम से जानते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.4 में दिया हुआ है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1.3 रिक्त समुच्चय दी एम्प्टी सेट। ठीक है। समुच्चय ए इक्वल्स टू, है ना, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है ना। सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है। ठीक है। मतलब एक्स क्या है, स्कूल की कक्षा 11 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके समुच्चय को यहाँ हमने ए से सब, है ना, उनके समुच्चय को यहाँ हमने ए से निरूपित किया है। तो ए क्या है, कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है। हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर, है ना, हम क्या उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ ने बोला है कि जो एक्स मतलब जो समुच्चय है वह कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है ना। तो हम उस स्कूल में जाकर उस कक्षा 11 में जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, है ना। अतः जो समुच्चय ए है उसके अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है ना। मान लीजिए कक्षा 11 है, उसमें 40 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो उसकी संख्या 40 है, मतलब 40 बच्चे हैं, तो उसकी संख्या क्या है, सीमित है ना। सीमित है, हम उसे गिन सकते हैं। अब नीचे लिखे समुच्चय बी पर विचार कीजिए। अभी हमने समुच्चय ए देखा, अब हम समुच्चय बी देखेंगे। समुच्चय बी में दिया हुआ है सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, है ना। अब आप देखिए, इन्हें बोला है वर्तमान में, मतलब अभी कक्षा 11 और कक्षा 10 इन दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी। तो अगर आपने अपने स्कूल में देखो तो ऐसा होता है कि कोई बच्चा है जो कक्षा 10 में भी हो और कक्षा 11 में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बच्चा, एक विद्यार्थी एक समय पर एक ही क्लास में या फिर एक ही कक्षा में हो सकता है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि कक्षा 10 और कक्षा 11 इन दोनों में एक साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी होंगे ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता ना, एक विद्यार्थी एक समय पर एक ही कक्षा में पढ़ सकता है। ठीक है। हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं 10 तथा 11 में अध्ययन नहीं कर सकता, अतः समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं। ठीक है। ए में से हमें क्या पता चला, ए में हमने बोला कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, है ना, जिनकी संख्या क्या होगी, सीमित होगी। अगर आप किसी स्कूल में जाएं तो हो सकता है 40 हो, 50 हो, है ना, कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन जितनी भी होगी सीमित होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि असीमित हो। ठीक है। तो ये संख्या क्या है, सीमित है। जबकि अगर आप बी देखेंगे, बी सेट देखेंगे, तो बी सेट क्या है, बी समुच्चय क्या है, इसमें इनने बोला है कक्षा 10 तथा 11 इन दोनों में एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो कि कितने हैं, शून्य है ना। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होता जो कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़े। ठीक है। तो इसी को हम रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परिभाषा एक, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है ना। जैसे कि ये वाला समुच्चय है कि कक्षा 10 और 11 में एक साथ, है ना, एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता। तो क्या है, ये एक रिक्त समुच्चय है, मतलब इस समुच्चय के अंदर अवयव एक भी नहीं। ठीक है। तो परिभाषा क्या कहती है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है ना, मतलब एक भी ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं, या फिर वह कहलाता है। ठीक है। मतलब एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है ना। समुच्चय अवयवों से ही बनता है, अगर उसमें एक भी अवयव नहीं है तो उसे हम रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहेंगे। इस परिभाषा के अनुसार बी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। जबकि ए है ना,
जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, परिभाषा ने क्या बोला है कि उस वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वह रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय कहलाता है ना। और परिभाषा के अनुसार जो बी है वह एक रिक्त समुच्चय है और जो ए है वह एक रिक्त समुच्चय नहीं। क्यों? क्योंकि बी में क्या है, इनने क्या बोला, वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, है ना, जो कि कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक विद्यार्थी या तो 10 में पढ़ेगा या फिर 11 में पढ़ेगा, बीच में मतलब दोनों में कक्षाओं में एक विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता, है ना। तो ये क्या हो गया, रिक्त हो गया, मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है। अगर समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय। लेकिन जो ए है उसमें इन्होंने क्या बोला, किसी स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, है ना। तो अगर आप देखोगे तो कक्षा में, है ना, कक्षा 11 में जितने भी विद्यार्थी होंगे वह सीमित होंगे, मतलब विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो वह क्या हुआ, एक रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, जबकि वी एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय को हम इससे, है ना, फाई से निरूपित करते हैं, अथवा या तो फाई से या फिर सिर्फ मजले कोष्ठक में बीच में जगह छोड़कर, है ना, इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित या फिर निरूपित करते हैं, तो या तो इस सिंबल से, है ना, इस चिन्ह से, फाई से, या फिर हम सिर्फ मजले कोष्ठक, है ना, उसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो हम इन दोनों चिन्हों से रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय को निरूपित करते हैं। हम नीचे रिक्त समुच्चय के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ उदाहरण है रिक्त समुच्चय। पहला, मान लीजिए कि ए समुच्चय क्या है ना, ए है सभी एक्स के लिए समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, एक से लेके 2 के बीच की एक प्राकृत संख्या है ना। एक्स क्या है यहाँ पे, ये एक्स का समुच्चय है जहाँ पे एक्स क्या है, 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या। अगर है ना, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वह होती है ना, एक से लेके नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या एक से लेके, है ना, 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, नेचुरल या फिर प्राकृत संख्या होते हैं, है ना। और 1 और 2 के बीच में आप बताइए कितनी प्राकृत संख्या होती, नहीं होती, है ना। 1 और 2 के बीच में, एक के बाद 2 ही आता है, बीच में और कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, है ना। हमें 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या चाहिए, जो कि, है ना, नामुमकिन है ना, क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या नहीं होती, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक्स का जो ये ए समुच्चय है ये क्या होगा, रिक्त होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या नहीं होती, तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। यहाँ ए रिक्त समुच्चय है क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो दूसरा बी देखते हैं, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहाँ एक्स क्या है ना, एक्स क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर -2 = 0, है ना। अगर हम इसका हल करेंगे तो हमें एक्स का मान मिलेगा, और जो एक्स है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, x² - 2 = 0, और एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ बी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ये जो समुच्चय है वह रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि समीकरण x² - 2 = 0, है ना, इसमें हम x की किसी भी परिमेय मान से संतुष्ट नहीं होता है। ये जो है ना, ये जो कंडीशन है वह x के किसी भी परिमेय परिमेय मान से संतुष्ट नहीं होता है ना। इसलिए जो बी समुच्चय है वह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए सी समुच्चय क्या है, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है ना। गुणधर्म क्या है कि एक्स क्या है, संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। अब देखिए संख्या 2 है, इससे अधिक अगर हम अभाज्य संख्या देखें तो वह काफी है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है। लेकिन सम अभाज्य संख्या वह क्या है, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर वह अभाज्य संख्या है तो वह सम नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वह 2 के पहाड़े में आती है ना। सिर्फ 2 एक इकलौता सम अभाज्य संख्या है, बाकी इससे अधिक जितने भी सम है वह, है ना, वह अभाज्य नहीं हो सकते, क्योंकि वह सब भी 2 से भाज्य होते हैं। ठीक है, तो सी रिक्त समुच्चय है क्योंकि केवल संख्या 2 ही सम अभाज्य संख्या है ना। उसके अतिरिक्त जितने भी सम संख्याएं हैं वह अभाज्य नहीं, या फिर जो अभाज्य है वह सम नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम चौथा देखते हैं। यहाँ पे डी समुच्चय क्या दिया हुआ है, यहाँ डी दिया हुआ है x(x²) = 4, है ना, और x क्या है, एक विषम है, मतलब x क्या है, एक विषम है। और ये जो हमारी कंडीशन है क्या है ना,
ये जो समीकरण है वह क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। और एक्स क्या है, एक विषम है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अगर तो इसमें एक्स का मान क्या आएगा, है ना। अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, है ना, वर्गमूल में लेंगे, तो क्या होगा, एक्स का मान 2 होगा और -2 होगा, है ना। ये एक विषम नहीं हो सकता, है ना। 2 और -2 दोनों ही विषम नहीं है, ठीक है। तो डी रिक्त समुच्चय है, डी क्या होगा, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक्स विषम नहीं है ना, 2 और -2, है ना, ये दोनों क्या है, सम है ना। तो दो, डी क्या है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक्स के किसी विषम मान से संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसे समझ आ गया, चलो। अब हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 1.4 में दिए गए हैं, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, है ना, परिमित समुच्चय को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट और अपरिमित समुच्चय को इनफाइनाइट सेट, है ना। अब मान लीजिए कि एक ए समुच्चय है ना, जिसमें 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 अवयव दिए हुए हैं, ठीक है। और एक बी समुच्चय है जिसमें ABCDEG, ये 6 समुच्चय दिए हुए, ठीक है। तथा एक सी समुच्चय है जिसमें क्या दिया हुआ, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, ठीक है। ए समुच्चय में इनने सिर्फ 5 अवयव दिए थे, है ना, 1 2 3 4 5, तो हम गिन के बता सकते हैं इसमें 5 अवयव हैं। बी समुच्चय में इनने ABCDEG दिया था, मतलब इन्हें भी हम गिन के बता सकते हैं कि इसमें 6 अवयव हैं। लेकिन जो सी है उसमें क्या दिया हुआ, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, जो कि अभी हम अभी नहीं गिन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सीमित संख्या नहीं है ना, ये भी एक प्राकृत संख्या ही है, ठीक है। हम्म, हम देखते हैं कि ए में कितने हैं, 5 अवयव हैं, और बी में 6 अवयव हैं, ठीक है। ए में 5 है और बी में 6 अवयव। सी में कितने अवयव, जैसे कि, है ना, हम ये स्पष्टता अभी नहीं बता सकते कि सी में कितने अवयव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह सीमित नहीं है। जैसे कि स्पष्ट है कि सी के अवयवों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है, किंतु यह क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है। किसी समुच्चय एस के अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या से है ना। ए में 5 अवयव है, बी में 6 अवयव है, और सी के अवयव हमें अभी ज्ञात नहीं है, परंतु यह भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो कि बहुत बड़ी हो सकती है ना। इस पृथ्वी पर जितने भी पुरुष हैं उनकी संख्या की बात हो रही है, जो कि काफी बड़ी, है ना, काफी बड़ी संख्या होगी। अब किसी समुच्चय एस, है ना, अगर कोई समुच्चय एस है, उसके अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के भिन्न अवयवों की संख्या से है ना, उस समुच्चय में जितने भिन्न अवयव हैं उनकी संख्या से है, और इसे हम प्रतीक NS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई समुच्चय एस है और हमें उसके, है ना, अवयवों की संख्या जाननी है, तो हम उसे NS से प्रदर्शित करते हैं, है ना, N और कोष्ठक के अंदर S, इससे हम क्या प्रदर्शित करते हैं कि हम S समुच्चय की संख्या का, है ना, संख्या को दर्शा रहे हैं। यदि NS एक प्राकृत संख्या है तो S एक अरिक्त परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। अगर जो NS है वह क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो जो हमारा S समुच्चय, है ना, समुच्चय है, वह क्या है, एक अरिक्त परिमित समुच्चय होता है ना। क्या होता है, अरिक्त परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, रिक्त समुच्चय जिसे हम एम्प्टी सेट्स के नाम से जानते हैं, और परिमित और अपरिमित समुच्चय जिसे हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले भाग में हम इसे ही परिमित और अपरिमित समुच्चय जो हमारा कुछ बाकी है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद टिप्पणी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद, थैंक यू।